Hello and welcome back once again in another session of partnership accounting. Guys, हम डेथ ऑफ द पार्टनर से रिलेटेड कंसेप्ट्स स्टडी कर रहे हैं और आपको जितने भी उसके कंसेप्ट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में सब समझाए जा चुके हैं। जो रेस्ट ट्रीटमेंट्स थी लाइक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स की ट्रीटमेंट देना, वो आपको सब बता दिया गया था कि वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सिर्फ प्रॉफिट्स की कैलकुलेशंस का पॉइंट हमें समझना था, जो कि हम समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो भी जरूर चेक कर लिया होगा। उन वीडियोस के अर्लियर मतलब डेथ ऑफ द पार्टनर के रिलेटेड जितने भी मैंने सेशंस दिए हैं उन सब के लिंक्स प्लस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अवेलेबल है। काइंडली वो जरूर चेक कीजिए अगर आपने अभी तक वो नहीं स्टडी किया है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम लेंथी क्वेश्चंस। आज हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस स्टडी करेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर से रिलेटेड, जिसमें आपको और बेटर तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और किस तरह से एक लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये भी समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग ऑन, वी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो मेरी बुक के अकॉर्डिंगली, जो कि सीबीएसई सिलेबस से एफिलिएटेड +2 की वॉल्यूम 1 बुक है, उसके पेज नंबर 5.133 पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, डीके गोयल की ये बुक है मेरे पास। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। राम, घनश्याम एंड वृंदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4, 3 एंड 1। 3 पार्टनर्स हैं और तीनों की आपको रेशियो बता रखी है। एक फर्म जो है, मतलब इनकी फर्म जो है वो अपने बुक्स क्लोज करती हैं 31 मार्च को हर साल। 1 फरवरी को 2015 में घनश्याम की डेथ हो गई एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल। अब आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता रखी है। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि जो गुडविल का शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल है, उसे कैलकुलेट किया जाएगा हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब डेथ किसकी हुई थी? घनश्याम की। तो घनश्याम के अकाउंट में जितने प्रॉफिट्स क्रेडिट किए गए हैं, अब कितने प्रॉफिट्स? ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर, मतलब 4 साल के जो आपको ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं नीचे, इनको आप ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद घनश्याम का शेयर निकाला जाएगा, वही है ना जो उसे क्रेडिट मिले तो उसका शेयर निकलेगा। फिर उसका हाफ करना है, वो क्या निकलेगी? वो गुडविल का शेयर निकलेगा। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या बता रखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो निकलेगा लास्ट 2 इयर्स के, पास्ट 2 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर। ठीक है, वो देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमें उसकी डेथ जिस दिन हुई है हमें वो डेट भी बता रखी है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल को लेकर और प्रॉफिट को लेकर, जो कि घनश्याम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आप अगर चाहो तो आप ये हिंट जो आंसर आपको दे रखा है वो जरूर नोट कर सकते हो। देखिए, राम, घनश्याम और वृंदा, इसकी आपको इन तीनों की ओल्ड रेशो आपको 4, 3 एंड 1 बता रखी थी। घनश्याम डाइड हो गया, मतलब डेथ हो गई उसकी। ही डाइड ऑन 1 फरवरी। ठीक है, अब देखिए आपको न्यू रेशो भी बता रखी है आर एंड वी, यानी कि राम और वृंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से 1:1। तो जब इस तरह से आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो भी बता रखी हो तो आपको अर्लियर वीडियोस में क्या समझाया गया है कि आपने गेन की कैलकुलेशन करनी है। और क्योंकि ये डेथ का केस है तो आपको बताया गया था कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशियो ज्यादा रोल प्ले करती है। तो आप क्या करोगे? आप डेथ के केस में ये गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करोगे, जिसका फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, या यूं कह लो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है। तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने कैलकुलेशन की तो देखो राम का न्यू शेयर कितना है? 1/2 माइनस
उसका पुराना शेयर कितना है 4/8। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो देखो 0/8 आ रहा है। दैट मीन्स ना तो उसे कोई गेन हो रहा है, ना ही उसे कोई सेक्रीफाइस सहना पड़ रहा है। तो राम का कोई लिंक नहीं आएगा। जो भी एडजस्टमेंट्स हम फर्दर पास करेंगे जिसमें गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एडजस्टमेंट अगर देनी हो, तो राम का ना तो गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इफेक्ट आएगा और ना ही सेक्रीफाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ना तो वो गेन कर रहा है और ना ही उसका कोई सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट, वृंदा का अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो वृंदा का शेयर नया था 1/2, पुराना था 1/8। जब हमने इसे सॉल्व किया तो देखो 3/8 का गेन आ रहा है। घनश्याम के जाने पर वृंदा को गेन हो रहा है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो दिस इज इक्वल टू दी सेक्रीफाइस ऑफ घनश्याम। देखो घनश्याम का शेयर कितना है 3/8 है ना, तो इसका गेन कितना निकल रहा है 3/8। मैंने आपको क्या समझाया है कि जो पार्टनर जा रहा होता है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आगे आने वाले प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा, तो इसलिए इसका सेक्रीफाइस इसके गेन के बराबर है, या यूं कह लो इसका गेन उसके द्वारा किए गए सेक्रीफाइस के बराबर है। अब देखो, अगर मैं अब सेकंड कैलकुलेशन करूं, जो कि अब मुझे चाहिए भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे ए पार्ट बता रखा था, शेयर ऑफ गुडविल अगर मैं निकालूं तो देखो वो कैसे निकला जाएगा। जैसे मुझे क्वेश्चन में कहा गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने टोटल प्रॉफिट्स पहले कैलकुलेट कर लिए 4 सालों के, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को टोटल कर लिया, तो दैट इज इक्वल टू ₹3,20,000। और अब हमने क्या करना है, हमें कहा गया था विच इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो जी का यानी कि घनश्याम का शेयर निकालो 3/8 कर, तो वो कितना निकल आया 1,20,000। अब गुडविल किसके बराबर थी, फिर से मैं कहूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ था हाफ ऑफ हिज शेयर, तो हाफ कर दो जो उसके खाते में क्रेडिट हुए थे प्रॉफिट्स उसका, तो वो 60,000 आ गया। एंड ये 60,000 सिर्फ वृंदा शेयर करेगी। क्यों? क्योंकि वृंदा ने ही गेन किया है, राम का कोई गेन नहीं निकला था। तो देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो कैलकुलेशन की है उसकी साथ ही आपको जर्नल एंट्री शो कर दी है। वैसे आपने क्या करना है, आपने पूरे वर्किंग नोट्स बनाने हैं, उसके बाद अलग से जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा बनाकर फिर जर्नल एंट्री शो करनी है। लेकिन मैंने आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो इसलिए साथ ही जर्नल एंट्री प्रेजेंट कर दी है, और वो परफॉर्मा नहीं बनाया है, लेकिन आपने जरूर बनाना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। देखिए 1 फरवरी 2015 को घनश्याम की डेथ हुई थी, तो इसका मतलब हम 1 फरवरी 2015 को ही ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और ये एंट्री क्या होगी, वृंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वृंदा गेन करने वाली है। और मैंने आपको क्या समझाया है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यही समझाती आ रही हूँ ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। वहां से चैप्टर से स्टार्ट किए थे हमने बेसिकली समझने, तो मैंने आपको उसी चैप्टर से यही कंसेप्ट याद रखने के लिए कहा गया है। तो वृंदास कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और घनश्याम को क्रेडिट कर दिया। कैपिटल ही है क्योंकि कोई हमें फिक्स्ड वाली बात नहीं क्वेश्चन में लिखी हुई, तो कैपिटल के थ्रू ही एडजस्टमेंट होगी और ये 60,000 शेयर हो जाएगा। मतलब वृंदा गेन करने वाली पार्टनर अपने हिस्से में से 60,000 गुडविल का जो हिस्सा है वो घनश्याम को क्रेडिट कर देगी, क्योंकि घनश्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दिस इज द एडजस्टमेंट मेड फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ घनश्याम। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब आपको अगर क्वेश्चन याद हो तो एक बी पार्ट में हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फिर उसके बाद हमें उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है, जो कि कुछ इस तरह से होगी। देखो कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमें फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट्स की हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो कर दो कैलकुलेट। लेकिन याद रखना लास्ट 2 इयर्स लेने हैं, कहीं जो स्टार्टिंग में दिए होते हैं वो मत उठा लेना। लेट मी शो यू द क्वेश्चन वंस अगेन।
देखिए मैं ये समझा रही हूँ आपको कि कहीं गलती से ये 1,20,000 और 80,000 मत ले लेना। आप कहो कि ये पहले लिखे हुए हैं तो ये दो ले लें। नो, जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं वो जनरली इस तरह से दिए हुए होते हैं कि जो सबसे लास्ट ईयर होता है वो आपको पहले दिया हुआ होता है। तो आपने जो ये, क्योंकि सेशन 15 वाला है जिस दौरान उसकी डेथ हुई है, इसका मतलब 31 मार्च 2014 तक का उसे शेयर मिला हुआ है। तो इसलिए हम 13-14 वाला सेशन और उससे पिछला 12-13 वाला सेशन कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्यों ये वाले नहीं बल्कि ये 80,000 और ये 40,000 को लिया गया है, कंसीडर किया गया है जब हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो अब एवरेज कैलकुलेट की तो दिस इज इक्वल टू 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2। 1,20,000 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू ₹60,000। अब देखो हमें प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो 80,000 और 40,000 था जिसके बेसिस पर एवरेज कैलकुलेट की गई है, ये तो ईयरली बेसिस के थे ना। लेकिन हमने जिस सेशन के लिए कैलकुलेशन करनी है उस सेशन में जिस पार्टनर की डेथ हुई है घनश्याम की, वो 10 महीनों के लिए ही पार्टनर रहा, क्योंकि 1 फरवरी में उसकी डेथ हो गई। तो हमने अप्रैल से लेकर 1 फरवरी तक, यानी कि फरवरी को एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपल सी बात, जनवरी तक के सेशन का 10 महीनों का उसे प्रॉफिट का हिस्सा देना है। तो पहले तो 60,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मंथ्स का कितना प्रॉफिट बनता है वो कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे हमने समझा है। टाइम बेसिस है ना। अब ये कौन सा है बेसिस? ये टाइम बेसिस है। हमने यही चीज पढ़ा हुआ है ना, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो ये टाइम बेसिस है जिसके बिहाफ पर, जिसके बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हमने टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। नाउ हमें घनश्याम का ही शेयर चाहिए, इसमें राम का भी है और वृंदा का भी है। तो अगर हम सिर्फ घनश्याम का कैलकुलेट करें तो 3/8 कर देंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 18,750, 18,750। अब देखो फिर से एक और मुद्दे की कंसेप्ट हमने क्या समझा है, चाहे टाइम बेसिस हो चाहे सेल्स बेसिस हो, हमने ये समझा है कि अगर कोई न्यू रेशो हमें दी हुई हो तो हमने किस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें न्यू रेशो ना दी हुई हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास करते हैं, यही करते हैं ना। अब इस केस में तो हमें न्यू रेशो दी हुई थी ना राम और वृंदा की 1:1 इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आप अलग से जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाकर फिर दोनों इकट्ठी जर्नल एंट्रीज एक जगह पर शो करोगे, गुडविल वाली भी और ये वाली भी। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए वर्किंग नोट्स और एंट्री को साथ साथ अटेम्प्ट किया है ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो हम 1 फरवरी 2015 को जो जर्नल एंट्री पास करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो होगी गेनिंग। गेन कौन कर रहा था? वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? घनश्याम। तो टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास पेज नंबर 5.135 पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 67 का बी पार्ट। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स शेयर करते हैं 2:1 में। हमें बैलेंस शीट बता रखी है 31 मार्च 2018 वाली। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, हमें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अब आपको बकायदा बहुत अच्छे तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर से समझाया जा रहा है कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते होते हैं। आपको कैपिटल बता रखी है, आपको एसेट साइड पर बैंक
डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया हुआ है, देन बिल्स रिसीवेबल बता रखे हैं, आपको एक गुडविल भी अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में। तो मैंने जो दो चीजों को ट्रीट करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, उन दोनों पर टिक लगा दी है डबल। ठीक है, आगे देखो फिक्स्ड एसेट्स हमें बता रखी हैं, तो हमें बैलेंस शीट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है हमें। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर। वाई की डेथ हो गई है, कब हुई है? 30 जून 2018। बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड रिजर्व्स, तो देखो रिजर्व्स का शेयर मिलना है। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू, मतलब जो उसके उत्तराधिकारी हैं या जो उसके प्रतिनिधि हैं उन्हें क्या मिलेगा? हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट लेस 10%। अब देखो, अब फिर से मैं कहूंगी कि आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर जब करवाया गया था, उस वक्त आपको गुडविल की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई थी। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया है, आप उसी तरह से कैलकुलेट करोगे। आपको लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स बता रखे हैं। देन फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू किया जाएगा 76,000 और प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है डेटर्स पर। तो आपको देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है सेकंड पॉइंट वाली, ये तो आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड बता रखी है। ये जो फर्स्ट थी, ये आपको गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखी है। और देखो, एक और केस बता रखा है जिसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करोगे? इट्स ऑब्वियस, ये जो इंटरेस्ट है वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है, क्योंकि अलाउ है ना, उसे इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। ड्राइंग्स पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं अप टू दी डेट ऑफ डेथ तक के हिसाब से, मतलब जितने महीनों का बनता है उतने महीनों के हिसाब से हम उसकी कैपिटल के शेयर के अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने ना वाई का अकाउंट बनाना है, जो कि हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आगे फिर मतलब रेंडर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। रेंडर करना मतलब ट्रांसफर करना है, कि जितना अमाउंट ड्यू निकलेगा वो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो, हिंट नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए कि आपको अमाउंट ड्यू कितना बता रखा है, 42010। सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। देखो, वाई का अकाउंट बनाने से पहले जो चीजें वर्किंग नोट्स की फॉर्म में बननी चाहिए, मैंने पहले वो बनाई है। तो देखो, फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या बनाया है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से बनाया जाएगा। आपको फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही थी क्योंकि 70 से 76 हो रही हैं, तो इसलिए ये हमारा फायदा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर से हमारा फायदा हो रहा था 600 का, जो कि बैलेंस शीट में हमें दिख रहा था। तो दोनों के दोनों क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं रीवैल्यूएशन को लेकर। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसे प्रॉफिट की फॉर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब एक्स और वाई की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो कितनी थी? 2:1। तो इसे 2:1 में ट्रांसफर कर दीजिए। दोनों में ट्रांसफर कर कर बता दिया कि भाई इसमें से वाई का शेयर कितना निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया। अब देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, मतलब अब जो मुझे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना, उसके अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने पहले सेकंड पॉइंट जो था रिवैल्यूएशन वाला वो मैंने पहले कर दिया। अब हम फर्स्ट पॉइंट जो गुडविल वाला था वो करते हैं। तो देखो, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या कहा गया था कि एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट कीजिए। और एवरेज कैसे निकलेगा? लास्ट 3 years के जो प्रॉफिट्स हैं उनकी एवरेज, वो एवरेज मैंने निकाल ली। समझ आ गया देख के आपको कि ये किस तरह से एवरेज निकाली? बिल्कुल वही सिंपल तरीका है, प्लस करो और नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दो, जो कि 3 है। फिर हमें क्या कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर है? जब हम 10% माइनस कर देंगे, तो 15,000 में से 15,000 का 10% माइनस कर दो।
तो दैट मीन्स ये जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो आए 13500। तो देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगी। देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 2 बता रखा था, तो गुडविल किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ ईयर्स जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिए एवरेज प्रॉफिट के साथ तो 27,000 गुडविल आ गई। अब इसमें से हमें सिर्फ वाई का शेयर चाहिए, तो वाई का शेयर कितना है 1/3, तो 27,000 का हमने 1/3 कर दिया तो इट विल बी इक्वल टू ₹9,000। ठीक है, अब हम समझते हैं वाइज कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने के लिए कहा गया है, तो मैंने सिर्फ वाई का बनाया है, एक्स को साथ में इंक्लूड ही नहीं किया है। मतलब दोनों पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, सिर्फ वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। तो देखो अगर हम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम उसका बैलेंस उतारेंगे क्रेडिट में, जो कि हमें बैलेंस शीट में बताया हुआ था 27,000। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें एक गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर बताई हुई थी, उसका सिर्फ वाई का शेयर निकाला जाएगा ना, क्योंकि हम वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, और वाई का शेयर कितना है 1/3। तो हमने उस गुडविल का 1/3 कर दिया जो कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रही थी, तो दैट विल बी इक्वल टू ₹3,000। फिर से मैं कहूंगी लेट मी शो यू दी क्वेश्चन, ताकि आपको फिर से रिकॉल हो कि गुडविल कितनी थी। देखिए गुडविल थी 9,000, तो 9,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 ही आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड पर ये जो 9,000 हमने शेयर ऑफ गुडविल निकाला था, अब आपको पता है ना कि इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। हमने अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था 64th क्वेश्चन, वो भी तो इसी तरह का था ना। उसमें हमने गुडविल को जब ट्रीट किया तो हमने गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग वाला रूल किया। अब क्योंकि इसमें 2 ही पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो इसकी जर्नल एंट्री दिमाग में सोच के देखो क्या बनेगी। इसकी जर्नल एंट्री यही बनेगी ना x to y। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, अब अगर हम इस 9,000 को पोस्ट करें तो क्या बन रहा है, देखो y की क्रेडिट साइड पर 2y है तो बाय x कैपिटल अकाउंट, तो मैंने लिख दिया, या बाय x भी लिख सकते हैं। दिस इज गुडविल वैल्यूड, तो 9,000 इस तरह से क्रेडिट में आ जाएगा। अब देखो हमने नंबर 1 वर्किंग नोट बनाया था रीवैल्यूएशन का, जिसमें प्रॉफिट निकला था। प्रॉफिट निकला तो वो बाय रीवैल्यूएशन की फॉर्म में सिर्फ वाई का शेयर लिखना है, गलती से एक्स वाला उठाकर मत लिख देना। तो इसलिए ये प्रॉफिट का शेयर आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो 3rd पॉइंट बता रखा था, 3rd पॉइंट था इंटरेस्ट वाला, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। हमारे पास कैपिटल थी 27,000, उस पर हमने 12% पर एनम, और मंथ बनते कितने हैं, उसकी डेथ जून में हुई है, तो अप्रैल मई एंड जून 3 महीनों की, 30 जून था ना, तो 3 महीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट कर देंगे इंटरेस्ट, जो कि 810 रुपीज आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको 18,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया हुआ है बैलेंस शीट में, आपको कोई क्लेम नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स ये सारा का सारा फ्री रिजर्व है। तो इसे पार्टनर्स की पुरानी रेशो के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दो, और रेशो कितनी थी, फिर से मैं कहूंगी कि ये 2:1, जो आपको यहाँ पर भी शो की गई है और वैसे भी बताई गई है, तो 1/3 कर दीजिए, इट विल बी 6,000। अब और कुछ रहा नहीं है, आपने हर चीज जो गिवन थी क्वेश्चन में वो पोस्ट कर दी है, तो अब क्या किया जाएगा, अब इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। बैलेंस करोगे तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इट विल बी वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट ड्यू निकलेगा जिसे आप वाई की कैपिटल में से निकालकर वाई के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दोगे। जर्नल एंट्री की फॉर्म में मैं पहले आपको ऑलरेडी अर्लियर पार्ट्स में बता चुकी हूँ, अर्लियर सेशंस में बता चुकी हूँ, तो आपको यहाँ पर भी अब देखने पर साफ पता चल रहा है कि यहाँ वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकलेगा। और देखो वही आंसर है जो आपको हिंट में आंसर की फॉर्म में जब क्वेश्चन दिखाया गया था तब बताया गया था। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 69, जो कि पेज नंबर
5.136 पर हमारे पास अवेलेबल है। जल्दी से पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखो आपको 3 पार्टनर्स बता रखे हैं ए, बी एंड सी, जो कि प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। आपको प्रोपोर्शंस बता रखे हैं 2/3 जो कि ए का बनेगा, 1/6 जो कि बी का बनेगा और 1/6 जो कि सी का बनेगा। दैट मीन्स 2/3, 1/6, 1/6। इसको अगर आप एक प्रॉपर रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो इट विल बी 4:1:1। या तो 4:1:1 लिख लो तो भी वही कैलकुलेशंस होंगी, अगर नहीं भी करोगे तो भी 2/3, 1/6 एंड 1/6 के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेशंस कर लोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ए की डेथ हो गई है 30 जून 2018 को, 3 महीने आफ्टर दी एनुअल अकाउंट्स हैड बीन प्रिपेयर्ड। तो फिर से आपको यहाँ पर काउंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे काउंट कर भी लोगे तो भी कौन सा इतना प्रॉब्लम है। अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने बन रहे हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है 3 महीने है। अब आगे क्या बता रखा है आपको, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। डेट ऑफ डेथ was estimated from the date of death was estimated on the basis of the profit for the preceding year। मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसी के बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट, क्योंकि यहाँ 3 महीने बन रहे हैं ना, तो हमें प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे और इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर से देखो एक इंटरेस्ट की आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट एट द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। तो देखो अभी भी तो लास्ट क्वेश्चन में हमने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी वो भी तो जो स्टैंडिंग अमाउंट था उसी के बेसिस पर की थी, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ करना है। हमने गुडविल की भी कैलकुलेशन करनी है, विच वॉज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। अब ये लाइंस बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट्स लास्ट 3 years के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब देखो ए का कैपिटल अकाउंट जो कि 31 मार्च 2018, 30 जून से पहले 3 महीने पहले जब अकाउंट्स क्लोज हुए हैं तब का बैलेंस आपको बता रखा है, मतलब जहां तक की एडजस्टमेंट्स ए को मिली हुई हैं। बाकी की रिमेनिंग अब जो रहते हैं वो अब हम करेंगे। आपको 1,20,000 दे रखा है ये बैलेंस कैपिटल का। आपको ड्रॉइंग्स जो उसने इन 3 महीनों के दौरान की हैं, देखो यही बता रही है ना ये लाइन कि फ्रॉम देन टू द डेट ऑफ डेथ, तो 3 महीने बने ना। इस 3 महीने के सेशन के दौरान जो 9,000 की उसने ड्रॉइंग्स की हैं वो भी आपको बता रखा है। अब हम फंडामेंटल्स या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़कर आए हैं, समझा हुआ है हमने कि ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पर शो करते हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। आपको नेट प्रॉफिट्स बता रखे हैं 3 प्रीसीडिंग ईयर्स के। अब देखो जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन एक पढ़ा था, या फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमने आज के सेशन का जो पढ़ा था, उसमें तो हमें ना ईयर्स लिखकर कि 2012-13 लाइक इस तरह का, 13-14 हमें इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें ऐसे बता रखा है? तो गलती से जो यहाँ ये प्रीसीडिंग ईयर प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करना है, लेना है, कंसीडर करना है, वो ये मत ले लेना, क्योंकि आपको मैंने अभी ये क्वेश्चन में समझाया है। जो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था क्वेश्चन दोबारा से, कि आपको जो ईयर्स दिए हुए होते हैं वो ऐसे होता है कि ये लास्ट ईयर का, फिर ये उससे भी पिछले साल का, फिर ये उससे भी पिछले साल का। तो इसलिए हमने जो लास्ट ईयर प्रीसीडिंग ईयर के बेसिस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो ये लेना है 40,500, वो ये नहीं लेना 33,500 नहीं लेना। तो आपको फिर से मैं कहूंगी कि ये जो नेट प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं वो अगर ईयर्स दिए हुए हैं फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो ईयर्स के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर ना दिए हुए हों, ऐसे रिस्पेक्टिवली कर आपको दिखा हुआ है, तो आपने यहाँ लास्ट से कैलकुलेट करना है कि ये पिछले साल का है, फिर ये उससे पिछले साल का है और ये उससे पिछले साल का है। अब हमने क्वेश्चन में करना क्या है, हमने इस क्वेश्चन में भी सिर्फ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अकाउंट बनाना है, ताकि हम पता लगा सकें कि कितना अमाउंट ड्यू बनता है जो कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
हिंट नोट कर लीजिए और फिर अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। देखो फिर से मैंने पहले कुछ वर्किंग नोट्स की फॉर्म में बनाए हैं। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बताई हुई थी कि एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स के लेने थे, तो हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि लेस 10% है या ऐड है कुछ, तो इसी को जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू दी गुडविल ऑफ दी फर्म। हमने सिर्फ ए का शेयर कैलकुलेट करना है। तो ए का शेयर कितना था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ए बी सी, और मैंने आपको क्या समझाया था, ए का शेयर 2/3 है, बी का 1/6 है, सी का 1/6 है, यही दिया हुआ था ना। तो हमने क्या करना है, अब ए के शेयर को कैलकुलेट कर देना है। 2/3 कैलकुलेट करोगे तो ये ए का शेयर निकल आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, ये निकला है ए का शेयर। अब मैंने जर्नल एंट्री नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको यहां पर इसकी जर्नल एंट्री समझाऊंगी जरूर। देखो हमने अभी तक क्या समझा है गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने करना होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब क्या आपको इस क्वेश्चन में बी और सी की नई रेशो बता रखी है? नहीं बता रखी ना, तो दैट मीन्स इनका जो बचा हुआ शेयर है, हमने डेथ या रिटायरमेंट के केस में जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को समझा है तो क्या समझा है कि जब कोई पार्टनर चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शेयर को काट दो, अगर हमें नई रेशो नहीं बता रखी तो जो रिमेनिंग शेयर्स होते हैं वही उनकी न्यू रेशो होती है और वही उनकी गेनिंग रेशो होती है। तो अब इस केस में क्या किया जाएगा, क्योंकि हमें नया शेयर नहीं पता तो 1:1, दैट मीन्स ये 51333 बी एंड सी को डेबिट कर दिया जाएगा और ए को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गुडविल की जर्नल एंट्री बन जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि जब मैं ए का कैपिटल अकाउंट बनाऊं या आपको शो करूं तो आपको पता चल जाए कि मैंने बाय बी या बाय सी क्यों लिखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट की तरफ। अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर से मैं कहूंगी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ था कि ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी मैं आपको समझा चुकी हूं कि आपने कौन सा कंसीडर करना है, ये वाला नहीं, ये वाला। तो दिस इज 40500। अब क्योंकि 3 महीने ही उसने इस सेशन में गुजारे थे हमारे साथ, ठीक है, बी और सी के साथ, तो 40500 का जब 3 मंथ्स के बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10125। अब सिर्फ ए का शेयर कैलकुलेट करना है। याद रखना, भूल मत जाना कि ये जो प्रॉफिट निकलता है वो तीनों पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सभी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। हमने सिर्फ जिसकी डेथ हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करनी है, जो कि जिसका शेयर है 2/3। तो ये निकल आया ए का शेयर। अब फिर से मैं इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर फिर से समझाऊंगी। अब क्या हमें ये बताया हुआ है कि इन दोनों की न्यू रेशो क्या है? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना, हम पुराने बेसिस के अकॉर्डिंगली अपने आप बना रहे हैं ना। तो जब हमें नया शेयर ना बता रखा हो तो हमने क्या समझा है, किसके थ्रू एंट्री पास करनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अकॉर्डिंगली। तो फिर से जब मैं आपको बैलेंस शीट जब मैं आपको ए का कैपिटल अकाउंट शो करूंगी तो आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें कोई रिवैल्यूएशन वाली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो हमने अब बनाया है ए का कैपिटल अकाउंट। अब देखो बैलेंस जो दिया हुआ था 1,20,000 का, वो 1,20,000 मैंने यहां लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। अब देखो हमें ड्राइंग्स भी बता रखी थी ना, तो 9,000 ड्राइंग्स डेबिट साइड पर आती हैं, तो वो हमने लिख दी। अब ये देखो ये है बाय बी एंड बाय सी। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये किस चीज की एंट्री यहाँ पर पास की गई है। हम बाय गुडविल नहीं लिख सकते होते हैं,
तो दिस इज बाय बी एंड बाय सी। ये गुडविल वैल्यू जो की गई थी उसकी एडजस्टमेंट के लिए ये एंट्री पास की गई है। जो मैंने 51,333 निकाली थी गुडविल, उसे इस तरह से दोनों में हाफ हाफ बांट दिया गया है, क्योंकि उनकी गेनिंग जो शेयर्स थे एक तरीके से वो 1:1 थे। अब ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी आपको सीधा समझ में आ रहा है। अब बचता क्या है? अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझा सुना हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बता रखा था, और किस पर कैलकुलेट करना था? ये उसके लास्ट जो शेयर था, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन के बेसिस पर कैलकुलेट करना था। तो देखो 1,20,000 का 5% 3 महीनों के लिए, क्योंकि 3 महीने ही उसने गुजारे हैं, तो 3 महीनों के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू ₹1,500। आप यहाँ पर अमाउंट के साथ साथ रुपीज भी लिख दिया करो, ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए कि जो ये फिगर्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ रुपीज हैं। ठीक है, डिनोमिनेशन साथ में बताना जरूरी है। तो इसलिए अब आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो देखिए सेम वही बैलेंस निकल रहा है जो हमने आंसर में चेक किया था कि 1,70,583 का ए के एग्जीक्यूटर में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर 2A's एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप शेयरिंग योर व्यूज़ ऑल्सो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस किस तरह की लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।